हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसके वर्ष से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 61। कपूर मेंशन में रात के करीबन 12 और 1 के बीच का टाइम हो रहा था। सभी जो है अपने कमरे में थे। कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे और कुछ अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए थे। वहीं हमारी अभी और सिया अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अभी जो है बेड पर सिया को अपनी बाहों में लेकर लेटी हुई थी। सिया तो सो चुकी थी, उसकी आंखें बंद थी और वो शायद नींद में जा चुकी थी। लेकिन हमारी अभी अभी जो है बड़े ही प्यार भरी नज़रों से अपनी प्यारी सी वाइफ को निहारे जा रही थी। कभी उसके चेहरे को छूती, कभी उसके फोरहेड को छूती, कभी उसके चिक्स को छूती, तो कभी कभी उसके फोरहेड से फोरहेड लगाती। मतलब कहते हैं ना, आंखों में प्यार लिए बस निहारे जा रही थी। अभी अभी जो है धीरे से अपनी नज़रें सिया के पेट की तरफ करती है और उस पर हाथ रखती है। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है और खुद से कहती है, हमारा बेबी, हमारा बच्चा। देखो, तुम दोनों ना मम्मी को ज़्यादा तंग मत करना, ठीक है? तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। उन्हें परेशान नहीं करते। बस तुम लोग जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ, हमारी बाहों में, हमारी प्यार की नगरी में। वैसे तुम दोनों हो कौन? गर्ल्स हो या बॉयज़, ये दोनों? सच कहूँ तो अगर तुम दोनों आ जाते ना एक एक करके, तो हमारी फैमिली पूरी हो जाती है। एक मम्मी की लाडली और दूसरी, वैसे मम्मी तो ठीक है, मुझे कौन क्या बोलने वाला है? मम्मी? नहीं नहीं, मम्मी तो ठीक है, सिया मम्मी बनेगी ना। पर मैं अभी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। हाँ, अपनी ख्याली पुलाव पका रही थी। अब बच्चे उसे क्या बोलेंगे? यार दोनों गर्ल्स हैं, मम्मी बोलेंगे, हाँ ठीक है बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही? अभी जो है मन ही मन सोच रही थी, लेकिन उसके होठों पर ये सारी चीज़ें आ रही थी। सिया सिया हालांकि सो रही थी, लेकिन अभी के बोले हुए शब्द उसके कान में भी जाते हैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अभी को देखती है। अभी जो है उसके पेट पर देख रही थी, उसके हाथ फिरा रही थी और बच्चों से बातें शायद करने की कोशिश कर रही थी। जब अभी सिया के कान में ये जाता है कि सिया तो मम्मी बनेगी, तो अभी को बच्चे क्या बोलेंगे? तभी अभी के कानों में सिया की आवाज़ आती है, बच्चे आप क्या सुनना चाहते हो? बच्चे आपको क्या बुलाएं? ये सुनते ही अभी जो है सिया को देखती है। ओह, मैंने तुम्हें उठा दिया? अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? सो जाओ, आ जाओ, मैं सुला दूँ। वो उसको और अपनी बाहों में कस लेती है, उसके सिर को सहलाने लगती है। ये लग ही नहीं रहा था कि ये अभी कपूर है, ये लग रहा था कि एक न्यू पर्सन। लगता है कि बच्चों के साथ साथ अभी कपूर का नया जन्म हो रहा है। इस तरह का बिहेवियर। सिया जो है उसके चेक्स पे हाथ रखती है और कहती है, सुनिए ना, क्या हुआ? सिया सिया पता नहीं, मेरे अंदर एक अलग ही भावनाएं उठ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। और ये बच्चे इस दुनिया में आने के बाद मुझे क्या कह के बुलाएंगे? थोड़ी सी अजीब लग रही है। सिया कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप जो सुनना चाहो। लेकिन ज़रा सोच के देखो ना, अगर हम दोनों को माँ ही बुलाएंगे तो उनके लिए भी थोड़ी चीज़ें अजीब नहीं हो जाएंगी? सिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर आप ये नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको डैडी बुला लेंगे, पापा बुला लेंगे। वो तो दिल से निकलती है ना, वो क्या बुलाना चाहते हैं। हमें बस अपना प्यार देनी है, बाकी की चीज़ें वो खुद डिसाइड कर लेंगे। आप क्यों इतना सोचते हो? अभी जो है सिया की फोrehead से फोrehead लगाते हुए कहती है, पता है सिया, पता है मैं कितना खुश हूँ। मैं अपनी खुशी समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ इस खुशी में। मैं सोचती हूँ कभी कभी उनके लिए एक आइलैंड खरीद लूँ, कभी सोचती हूँ उनके लिए एक बड़ा सा बंगला बनाऊँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए, कभी सोचती हूँ
कि एक बिज़नेस खड़ा करूँ, नया बिज़नेस जो सिर्फ़ हमारे बच्चे के लिए होगा, उनके नाम से, जो ग्रो करेगा और उस बिज़नेस से जितने भी प्रॉफ़िट होंगे, हम उन बच्चों को दे देंगे जो ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, सड़क पे भटकते रहते हैं, जिनके माँ-बाप नहीं होते, जिनके माँ-बाप होते हुए भी वो अपनी ज़िंदगी सही से जी नहीं पाते हैं। हमारे पास तो अनाथालय, वृद्धाश्रम और बुज़ुर्गों के लिए मतलब हर एक चीज़ है और अच्छे खासे हमें डोनेशन भी करते हैं और काफ़ी अच्छे से चलता भी है। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि हमारे बच्चों के नाम पे उनके ही खातिर एक नया बिज़नेस शुरू करूँ और वो सारे पैसे सिर्फ़ डोनेशन में जाएँ और दूसरे बच्चों का भविष्य बनाएँ। स्कूल से लेकर उनकी पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग हर एक चीज़ कराई जाए और हर स्टेट से ऐसे बच्चों को उस जगह पे रखी जाए जहाँ पे उनका भविष्य अंधकार में हो। उनको हम उजाले की तरफ लेकर जाएँगे। हालाँकि हम जितना करते हैं उतना कम ही है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे अनाथ बच्चे अपनी ज़िंदगी ना बिताएँ। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। पता है अभी हम कुछ दिन पहले गए हुए थे एक बिज़नेस मीटिंग के लिए। मैंने देखा था एक बच्चा वो कचरे के डब्बे में रेस्टोरेंट के बाहर जो रखा रहता है ना कचरे का डब्बा, उसमें से बचे हुए जो फेंक देते हैं खाने को, वो निकाल कर खा रहा था। मैंने मैंने तो नहीं लेकिन मैंने बॉडीगार्ड से बोला कि उसको रोके और रेस्टोरेंट से कुछ ले आकर उसको दे दे खिलाने के खाने के लिए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उस बच्चे के बारे में बोला पता करने के लिए, तो पता चला उसका बाप शराबी है। माँ घर-घर जाके काम करती है और घर सँभालती है। मतलब माँ-बाप के होते हुए भी बच्चे इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। यार बच्चे सँभाले नहीं जाते हैं, तो क्यों लोग बच्चे को जन्म देते हैं? उनका भविष्य बिगाड़ते हैं। जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना चाहिए, उस उम्र में वो कचरे के डब्बे से खाना निकाल कर खा रहा है, बॉटल उठा रहा है। सिया उसकी बातें सुनती है और कहती है, क्या कर सकते हैं? माँ तो माँ होती है ना, वो जितना कर सकती है वो कर रही है। लेकिन जब पिता ऐसा निकल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए इसीलिए तो मैंने बॉडीगार्ड से बोला कि जाके उसके बाप को अच्छे से सबक सिखाएँ। क्या? आपने ये किया? अरे घबराओ मत, मारने के लिए नहीं, डरा-धमकाकर जो भी किया जा सके उसको सबक सिखाया जाए ताकि वो सही रास्ते पे आए। अगर वो नहीं आता है ना तो मैं उस बच्चे को उसके माँ से बात करके अपने अनाथालय या जो मैं बोल रही हूँ ना, जो ओपन करने वाली हूँ वहाँ पे रखूँगी। ताकि उस बच्चे का भविष्य बने, आगे चल के एक अच्छा इंसान बने, अपनी दुनिया बसाए, लोगों की मदद करे, उस लायक बनानी है। और भी बच्चे के बारे में मैंने बॉडीगार्ड से बोल दिया है कि ऐसे-ऐसे लोगों पर गौर करे, ध्यान दे और भी ऐसे बच्चे मिलते हैं, तो हम उनका भविष्य के लिए कुछ भी करेंगे। वैसे भी ये पैसा लेकर तो हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, क्या कर सकते हैं? अभी हम पैसे कमा रहे हैं, इतने सारे पहले से पड़े हुए हैं। अब हमारे बच्चे बड़े होंगे, सब अपने-अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही। तो बताओ कि ये प्रॉपर्टी खत्म ही नहीं होगी कभी भी, ये बढ़ती ही जाएगी और कोई इस दुनिया से लेकर जाने वाला है नहीं। तो अच्छी बात है ना कि इसको इस तरह से खर्चे किए जाएँ, इस तरह से कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें दुआएँ दें, हमारे बच्चों को दुआएँ दें। सिया सिया हाँ में सिलाती है और कहती है, "जी बिल्कुल, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। मैं मैं बहुत खुशनसीब हूँ, जो आप मेरी लाइफ़ में हैं।" अभी कहती है, "बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं हूँ, बहुत लकी, जो तुम मेरी लाइफ़ में आई।" सिया, मुझे अभी भी याद है कि हमारी शादी किस तरह से हुई थी और अवनी के ड्रामे है ये, क्या ही मैं बोलूँ। खुद को रूम में लॉक कर लिया था मेरी शादी तुमसे करवाने की ज़िद में। कई घंटों तक रूम में थी, हार मानते हुए मैंने उसकी बातें मानी थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं,
मैंने उसकी बात मानकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन और अच्छा फ़ैसला किया था। ऐसी लाइफ़ पार्टनर शायद कहीं भी नहीं मिलती मुझे, ढूँढने पर भी। सिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो बस इतनी सी है, जब सामने वाले लोग अच्छे होते हैं ना, तो जो बुरा भी होगा ना वो इंसान, वो भी धीरे-धीरे उनकी अच्छाइयों में घुल-मिल जाएगा, तो वो भी अच्छा बन जाता है। अभी कहती है हाँ, बन जाता है, और जो पहले से ही अच्छा हो, तो सामने वाले भी कितने भी बिगड़े हुए हों, वो भी बन जाते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये सबको बाँध के, जोड़ के घर में रखने की जो टेक्निक है ना, जो यूज़ करती हो हमेशा अपनी प्यारी-प्यारी आवाज़ से, सब बंधे हुए हैं एक-दूसरे से। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, इस घर में पहले ऐसा था? ये जहाँ पे सब लोग मिल-जुल के रह रहे हैं, सब अपने कामों में बिज़ी रहते थे। हफ्ते में 1 महीने में 2-3 बार ऐसे घर आते थे। कोई घर रहना पसंद नहीं करता था, सब अपने काम में लगे रहते थे। मैं खुद भी नहीं आती थी, दादी और अनी वही दोनों घर में रहते थे। और आज देखो तुम्हारे आने के बाद सबको घर रहना ज़्यादा पसंद है। काम पर तो जाना ही है, काम जाएँगे करके फिर घर भाग आएँगे। हाँ, ये तो है। चलिए अच्छी बात है, अब सो भी जाइए, कितनी खुशी मनानी है। अभी कहती है ये तो अभी शुरुआत हुई है, बस ये एक एक बार इस दुनिया में ये दोनों आ जाएँ, फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी लाइफ में। ये बोलकर उसके टमी पर किस कर लेती है। सिया जो है अपनी आँखें बंद कर लेती है। दोनों साइड, होता नहीं है नाभि के एक साइड और उसके दूसरे साइड, दोनों तरफ किस करती है। उसे लगता है कि बच्चे दोनों यहीं पर हैं। हालाँकि बच्चे अभी धीरे-धीरे डेवलप होंगे ना, अभी कितने महीने के हुए ही हैं, 2.5 महीने के आस-पास। 2.5 महीने भी नहीं, बहुत कम है अभी, अभी तो टाइम है। तो दोनों जो है एक-दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अभी बड़ी प्यार से सिया का सिर सहला रही थी और अपनी आँखें बंद कर लेती है। बच्चे की खुशी दोनों के चेहरे पे साफ नज़र आ रही थी। ये तो अपने प्यार, मोहब्बत और अपने बच्चों के आने वाले कल के बारे में सोचकर बड़े ही खुश थे और आराम से सो भी जाते हैं। पर इन्हें क्या पता खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए कई सारे लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे, एक श्राप की तरह। हालाँकि ये श्राप लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो वक़्त बताएगा। खैर, इसी घर में, इसी घर के बेसमेंट में एक लड़की कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। उसकी उँगलियाँ काफ़ी तेज़ी से, बहुत रफ़्तार के साथ चल रही थी। वो अपनी नज़रें उठाकर उस स्क्रीन पे देखती है और देखते हुए टेबल पे ज़ोर से हाथ मारते हुए कहती है, "नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और नहीं, 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 कुछ तो करना पड़ेगा, सबको यहाँ से हटानी होगी क्योंकि जिस तेज़ी से ये लोग बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ घंटों में ये लोग मुंबई पहुँच जाएँगे।" ये कोई और नहीं बल्कि अवनी थी और ये उन लोगों को ट्रैक कर रही थी जिनकी बॉडीज़ में ट्रैकिंग लगी हुई थी। इनका ये जो लोग होते हैं ना, माफिया से जुड़े होते हैं, वो अपने कुछ ख़ास लोगों के शरीर में ट्रैकिंग वगैरह लगा देते हैं ताकि उन पे नज़र रखी जा सके, उनको ट्रैक की जा सके। अगर किसी की मौत हो जाए तो उन्हें पहले ही पता चल जाती है कि हाँ, इस इंसान का मौत हो चुका है। और हैकिंग की दुनिया में तो अवनी कपूर का कोई ज़ोर नहीं था। अब वो ये बात अच्छे से जानती थी क्योंकि ये लोग खुद अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो ट्रैक करने में माहिर थी और इसे पता था कि अगर ये लोग इन लोग के शरीर में एक भी ट्रैकिंग डिवाइस मिल गई ना, तो इन्हें ट्रैक करना बहुत आसान होता है। और जब ये ट्रैक करना स्टार्ट करती है, हैक करना स्टार्ट करती है, तो एक नहीं कई लोगों के शरीर में ये मिल जाती है, जिसका फ़ायदा अवनी कपूर काफ़ी अच्छे से उठा रही थी, काफ़ी अच्छे से। और तभी उसको पता चलता है कि ये लोग बस कुछ ही घंटों में मुंबई पहुँचने वाले हैं। अवनी अवनी जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। उन सबको सारी डिटेल्स निकालने के बाद किसी को सेंड करती है और कहती है सब पे नज़रें रखो, सब पे। फिर वो प्रिया को कॉल करती है और कहती है, दी दी ये वक्त आ चुका है, किसी भी तरह से हमें फैमिली को मनाकर यहाँ से हटानी होगी क्योंकि वो लोग कुछ ही घंटों में मुंबई पहुँच जाएंगे। तो प्रिया कहती है अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है,
मैंने भाभी से भी बात नहीं की है। अवनी कहती आप चिंता मत कीजिए, भाभी माँ से मैं बात करूँगी, ठीक है, और मॉर्निंग होते ही बात करूँगी, अभी तो वो लोग सो चुके होंगे। लेकिन प्रिया कहती है अगर आज ही निकल जाते ना तो बड़ी आराम से सारी चीज़ें हो जाती। अवनी कहती है दी आप चिंता मत कीजिए, बस आप एक काम कीजिए, जितने भी हमारे प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं ना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कपूर ख़ानदान से नहीं, और ना ही अंडरवर्ल्ड से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको, मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास 2 प्लेन हैं और 1 हेलीकॉप्टर, आपके पास? तो वो बताती है कि मेरे पास भी हैं, लेकिन उस राजपूत ख़ानदान के लोगों लगे हुए हैं, अगर वो लोग निकलेंगे ना, अगर किसी को नज़र भी पड़ गई ना तो पता चल जाएगी, क्योंकि ट्रैक करना बहुत आसान होती है प्लेन्स को। तो क्या किया जाए? अवनी अवनी कुछ देर सोचती है, सोचते-सोचते ना उसके दिमाग में कुछ तो आता है, और आते हुए कहती है 1 मिनट, क्यों ना हम इन्हें पानी के रास्ते भेज दें? लेकिन इसमें खतरे बहुत होंगे, क्योंकि वो लोग भी पानी के रास्ते ही बढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी है। तो क्या किया जाए? यही सोच रहे थे। तभी अवनी के दिमाग में कुछ आता है और कहती ये जंगल वाला बंगला, जंगल वाला बंगला? हाँ, जंगल वाला बंगला। पता है जब दी गोवा गई थी भाभी के साथ, तो हम लोग वहीं पर थे, और आपको पता है 5 किलोमीटर के अराउंड इतनी हाई सिक्योरिटी है वहाँ पे। वहाँ पे अगर एक परिंदा भी उड़ते हुए वहाँ पे जाए ना, तो उसके अलार्म बज जाते हैं। हाँ, उसकी सिक्योरिटी तो अच्छी है, लेकिन क्या रिस्क लेना सही रहेगा? क्योंकि वो भी मुंबई में ही है। दी, देखिए हम लोग इस दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ, अगर हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में ऊपर वाले ने मौत लिखी होगी, तो हम कहीं पर भी रहें, वो तो होकर ही रहेगी। और ये बात अच्छी है ना कि ये लोग मुंबई में ही रहेंगे, तो आसानी होगी। हम भी उन तक पहुँच सकते हैं और उन पे नज़रें भी रख सकते हैं। प्रिया कहती है ऐसा करना सही रहेगा? फ़िलहाल तो मेरे पास यही ऑप्शन है। आप बताइए क्या हम कर सकते हैं? तो प्रिया कहती है हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है फिर, तो मॉर्निंग होते ही इस मैटर में बात करते हैं घरवालों से। लेकिन अविधि का क्या? वो तो, प्रिया कहती है उसकी चिंता मत करो, हम बात करेंगे, और वैसे भी सिया प्रेग्नेंट है, तो उसकी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और वहाँ का जो एरिया है ना, वहाँ के गार्डन, घर वगैरह हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। वहाँ पे सिया खुश रहेगी, और वो खुश रहेगी तो बच्चे भी खुश रहेंगे, और श्रुति भी चली जाएगी, उसकी भी देखभाल हो जाएगी, और साथ में माँ, पापा और राहुल के माता-पिता सबको बुला लेते हैं, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, जितने भी हमारे गेस्ट, वो क्या बोलते हैं, रिश्तेदार जो ज़रूरी हैं, सबको। अवनी कहती है ठीक है, मॉर्निंग होते ही बात करते हैं। ये दोनों बात करने के बाद फ़ोन कट कर देते हैं। प्रिया अपनी सोच में डूब जाती है और अवनी अपने काम में लग जाती है, क्योंकि ये जो है अपने काम में लगी हुई थी। वहाँ पे अनिका, अनिका जो है अवनी का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बजने वाले थे, और अनिका का कोई भी सॉरी अवनी का कोई अता पता नहीं था। वो परेशान हो जाती है। वो अवनी को बार-बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अवनी का कॉल लग नहीं रहा था, क्योंकि बेसमेंट में नेटवर्क इश्यू था। और ये जो अवनी ने जो फ़ोन यूज़ किया था ना प्रिया से बात करने के लिए, वो उसका अपना वो वाली फ़ोन नहीं थी, ये कुछ स्पेशल था, अलग, जिससे उसने कॉल किया था। और अवनी का अपना पर्सनल फ़ोन पर कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इश्यू भी हो रही थी। अब अनिका परेशान हो जाती है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आती। वो सोचती है कि क्या वो दी से बोले, फिर सोचती है नहीं वो लोग सो चुके होंगे, डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। वो कई बार मैसेज वगैरह करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी तरह 1 घंटे और निकल जाते हैं, 3 बजने वाले थे, 3 से ज़्यादा हो चुके थे। अनिका अब बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो घर से निकलना चाहती थी ढूंढने के लिए, लेकिन इतनी रात में ये सही नहीं थी। वो अपना मोबाइल सोफे पर फेंक देती है, और जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है और आसपास देखने लगती है। वो सोचने लगती है कहाँ गई होगी। तभी तभी उसके पीछे दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलटती है और रूम में आती है और आकर देखती है। उसको देखकर उसको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतनी थकी हुई थी, आँखें रेड हो चुकी थी अवनी के। और वो अनिका की तरफ देखती हुई कहती क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? कहाँ थे आप? अरे मैं एक काम कर रही थी। मैंने पूछा कहाँ थे आप? ओहो, स्टडी रूम में।
झूठ, झूठ। मैं स्टडी रूम में गई थी, आप स्टडी रूम में नहीं थे। अवनी जो है उसके हाथों को पकड़ती है, उसको बेड पे बैठाते हुए कहती है, बेबी तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं घर में ही थी और स्टडी रूम में थी। ये हमारे पास, हमारे घर में एक नहीं 4-4 स्टडी रूम है, तुम्हें पता है? 4-4। उन्हीं में से किसी एक में मैं थी। और ये मत पूछना कि मैं किस में थी, क्योंकि कुछ चीज़ें घर वालों से ही छिपी हुई है। मेरी पर्सनल स्टडी रूम भी है, अविधि की भी पर्सनल है, प्रिया दी की भी है। और एक जो है ना वो सबके लिए ओपन रहता है, कोई भी वहाँ पे आ जा सकता है। लेकिन जिसका जो पर्सनल है वहाँ पे किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। खास करके मेरे स्टडी रूम में तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे सीक्रेट तरीके से बनाई गई है और मैं वहाँ पे अपना काम करती हूँ। और वहाँ पे नेटवर्क इशू भी होते हैं, इसीलिए तुम्हारा कॉल वगैरह आया नहीं, मैंने मैसेज देखा नहीं। जैसे ही मैंने स्टडी रूम से बाहर निकला ना तो सारे नोटिफिकेशन है, तो मैं समझ गई कि तुम परेशान हो रही हो। लेकिन आपको एक मैसेज या कॉल करके बता देनी चाहिए थी ना। आपको पता भी है मैं कितना परेशान थी। मैं घर से बाहर जाने थे आपको ढूंढने के लिए, घर वालों से बात करना चाहती थी, लेकिन इतनी रात में मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अवनी जो है उसके फोrehead पे किस करती है, कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ठीक है? और अच्छा किया किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, सब लोग सो चुके होंगे। मैंने कहा हम सिलाते और कहती जाइए जाके फ्रेश होकर आइए, कुछ खाना है? तो अवनी कहती है नहीं कुछ नहीं खाना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तुम रुको मैं 5 मिनट में आती हूँ। ये बोलकर वो कबर्ड के पास जाती है और अपने रात में पहनने वाले कपड़े लेती है और वॉशरूम चली जाती है। 5 मिनट बाद वो फ्रेश वगैरह होकर अच्छे से वो बाहर आती है और बिना इधर उधर ध्यान दिए जाकर सीधे, अनिका तो पहले से ही बेड पर बैठी थी, सीधे जाती है और जाकर अनिका को अपनी बाहों में भरती है और गिर जाती है बेड पर। अनिका अनिका के मुंह से थोड़ी सी आह निकल जाती है, क्योंकि ये अचानक झटके लगे थे ना। एक इंसान बैठा हुआ है, कुछ सोच में डूबा हुआ है, कोई आता है और आकर उसको अपनी बाहों में भरता है और डायरेक्ट बेड पे गिर जाता है। तो जाहिर सी बात है शॉक और झटके तो लगेंगे ही। हाँ, अनिका कहती ये क्या था? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, चलो सोते हैं। ये बोलकर वो आंखें बंद कर लेती है। अनिका उसको देखती है, उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। अनिका थोड़ा सा अपना हाथ नीचे की तरफ करती है, लेकिन वो उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे वो चादर को ओढ़ने के लिए। तो अवनी कहती क्या हुआ, क्या कर रही हो? अनिका कहती है ये चादर, एक मिनट रुको। वो अवनी जो है अपने पैरों से उस चादर को खींचती है और दोनों को ऊपर डाल लेती रहती है। अब ठीक है? अनिका हाँ, मैं सिलाती है और अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद होती ही अवनी की आंखें खुल जाती है। अवनी की आंखें खुलते ही उसकी आंखों में कुछ तो था, कुछ था। वो कुछ देर के लिए अपनी सोच में डूब जाती है, अपनी वाइफ को देख रही थी और मन मन कह रही थी नहीं इस बार नहीं, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा को मार दिया, दी को मारने की कोशिश की, भाभी माँ को मारने की कोशिश किया गया। वो तो ऊपर वाले की रहम करम है हमारे ऊपर, जो किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मम्मी पापा दादी सब चले गए। लेकिन मैं अब किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ती है और बढ़कर उसके फोrehead पे किस कर लेती है अनिका के। अनिका का जो ये फील हुआ ना तो वो अपनी आंखें खोलती है। अनिका की आंखें जाकर सीधे अवनी की आंखों से टकराती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब से जाते हैं। इसी तरह करीबन 2 मिनट निकल जाती है। अवनी धीरे धीरे उसके हाथ उसके कमर पे जा रहे थे और वो उसके कमर में हाथ कसते हुए अपने करीब खींच लेती है। अनिका कहती है कि क्या 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 हुआ, आप तो थक गए हो ना? अवनी कहती है हाँ थक तो गई हूँ, इसीलिए तो अपनी वाइफ को देख रही हूँ, उसको प्यार करना चाहती हूँ, ताकि ये थकान भी प्यार के साथ मिक्स होके एक अलग दुनिया में चली जाए, ये थकान गायब हो जाए और बस पूरे जिस्म में प्यार ही प्यार, एक एनर्जी फील हो। अनिका उसकी बातें सुनती है और सुनते हुए ही अपनी नज़रें जो है झुका लेती है।
ये देखकर अवनी को बड़ा अच्छा लगता है। अनिका बोलती बहुत थी, ऐसा लगता था जैसे कि इसकी जैसी बोल्ड लड़की शायद ही होगी। इतनी बोल्ड बनती भी थी, लेकिन जब प्यार और शारीरिक संबंध की बात जब आती है ना, तो उसकी नज़रें ना चाहते हुए भी झुक जाती हैं। अवनी अवनी जो है धीरे से अनिका को सीधी करती है और उसके ऊपर झुकते हुए उसके फोrehead पे किस कर लेती है। किस करते हुए कहती है, क्या मैं। वो आगे कुछ कहती ही अनिका जो है उसके गले में हाथ डाल लेती है, थोड़ा अपने करीब कर लेती है और कहती है, पूछने की ज़रूरत है क्या? हम दोनों मैरिड हैं, एक दूसरे के हैं। अवनी कहती है, हाँ हैं, लेकिन पूछने की ज़रूरत है। तुम मेरी वाइफ हो, उससे पहले एक इंसान हो। जब तुम्हारा मन होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। अनिका जो है उसको और करीब करते हुए कहती, किसने कहा कि आप मुझे फोर्स कर रहे हो? ये सुनते ही अवनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके चिक्स पे अपने लिप्स रखती है, वहाँ पे किस करती है और किस करते ही हल्की सी बाइट के साथ थोड़ा शक कर लेती है। और ये होते ही अवनी अवनी जब ये करती है ना, तो अनिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस बाइट और शक निशान बन जाते हैं और काफ़ी गहरी निशान बन जाते हैं, जिसे को छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और खास करके चिक्स पर। अनिका कहती, क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर दिया? अब घर वालों से मैं कैसे? अवनी कहती, चुप। अवनी कहती है, चुप, कुछ मत बोलो, जो हो रहा है होने दो, कल क्या होगा किसने देखा? कल का कल देखेंगे ना, आज में जीते हैं। ये बोलकर वो झुकती है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और बड़े ही प्यार से उसके लिप्स को अपने लिप्स से रफ करने लगती है। उसके नोज से नोज टकरा रहे थे, लिप्स से लिप्स टकरा रहे थे, चिक्स से चिक्स टकरा रहे थे। बड़े ही प्यार से उन्हीं बस अपनी वाइफ को टच कर रही थी, कभी अपने लिप्स से, कभी अपने चिक से और कभी नोज से। और उसके हाथ तो एक हाथ कमर पे थे और दूसरा उसके सपोर्ट करके अपनी बाहों में ले रखे थे। करीबन 2-3 मिनट बाद अवनी उसके लिप्स को अपने मुंह में लेती है और किस करने लगती है। अनिका भी उसका पूरा साथ दे रही थी, पूरा। दोनों अपनी प्यार की दुनिया में धीरे धीरे खोने लगते हैं। अवनी करीबन 5 मिनट तक उसके लिप्स को काफ़ी अच्छे से किस करती है और किस करते ही धीरे से उसके शोल्डर पर आ जाती है। अवनी अनिका की शोल्डर पे किस कर रही होती है। किस करते करते वो दूसरी तरफ भी जाती है, हल्की हल्की बाइट और किस के साथ वो आगे बढ़ रही थी, और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे करके उसके क्लीवेज पर आ जाती है। वहाँ आने के बाद वहाँ पे रफ़ करती है, रफ़ करने के बाद धीरे से किस करके वहाँ पे एक बाइट दे देती है, और बाइट भी काफ़ी थोड़ी सी हार्ड थी, जिसे अनिका की चीख निकल जाती है और कहती, क्या कर रहे हो आप? अवनी अवनी कहती, ओह सॉरी, आप ठीक है? अवनी हाँ में चिल्लाती है। अवनी अनिका के साथ प्यार में तो थी, प्यार कर भी रही थी, लेकिन उसका दिमाग दिमाग जो है भटक रहा था, वो एक जगह था ही नहीं। फैमिली का खोने का डर जो होती है ना, उसके ऊपर हावी हो रहा था, और इन चक्कर में वो ध्यान नहीं देती है कि वो अनिका को कई जगह पे बाइट कर लिया था, लेकिन इस बार जो था ना बाइट थोड़ी सी वाइल्ड था, जोर था इस बाइट में। जब अवनी अनिका को देखती है जहाँ पे बाइट उसने किया था, तो वहाँ पे दांत लग चुके थे और हल्की सी एक दो जगह जहाँ पे दांत के निशान थे ना, तो थोड़े गहरे थे और हल्की ब्लड। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और उठ के बैठ जाती है, ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी सॉरी, प्लीज़ प्लीज़, देखो दर्द दर्द हो रही है ना, मुझे माफ़ माफ़ कर देना। तो अनिका जो है कहती, क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तुम्हें। अनिका अनिका जो है धीरे से अवनी के गले लग जाती है और कहती है, रिलैक्स रिलैक्स, पहले ये बताइए कि आखिर हुआ क्या है? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, कहने को तो आप आराम से नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, लेकिन आप नॉर्मल हो नहीं। अवनी कहती, ऐसा कुछ नहीं है।
अनिका दो एक दो बार और ट्राई करती है, लेकिन अवनी जब नहीं बताती है ना तो अंदर ही अंदर अनिका को थोड़ी सी चिढ़ मच रही थी, लेकिन फिर सोचती है कि चलो शांति से बात करते हैं। ये बोलकर सोचकर अवनी को बेड पे धक्का दे देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है ठीक है, जब आप प्यार से पूछने पे नहीं बता रहे हो ना तो ठीक है, चलिए प्यार ही कर लेते हैं। ये बोलकर वो तुरंत उसके शोल्डर पे किस करने लगती है। किस करते करते उसको बाइट भी दे रही थी और अवनी अवनी धीरे धीरे करके मदहोश होने लगती है। उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें जैसे मानो कुछ पलों के लिए बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो अनिका के प्यार में डूबने लगती है। अनिका जो है अवनी को किस करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस वक्त अवनी एक टी शर्ट पहन रखा था। अनिका तुरंत उसकी टी शर्ट को निकाल देती है और निकालते हुए झुककर अवनी को किस करने लगती है। उसके क्लीवेज पर हल्की हल्की बाइट और किसेस के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके कमर पे हाथ था। अवनी अवनी अपनी दुनिया में खोई हुई थी, पूरी तरह से लगभग मदहोश हो ही चुकी थी। लेकिन जब जब अनिका उसकी टमी पड़ जाती है, वहाँ पे किस करती है, वहाँ की टमी को अपने हाथों में पकड़ती है, तब जाकर अवनी को खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। वो तुरंत अनिका को अपने ऊपर खींचती है और खींचते हुए उसको पलट देती है और उसके ऊपर आ जाती है। ऊपर आते ही उसकी नाइट ड्रेस को हटाती है और तुरंत उसके ऊपर जैसे मानो पूरी तरह से खुद को छोड़ देती है, पूरी तरह से। और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाते हैं। उस रूम में दोनों की गहरी गहरी सांसें, हल्की हल्की मौन की आवाज़ें गूंज रही थी। दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो चुके थे। करीब पर 1 घंटे निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद जब दोनों कंप्लीट होते हैं तो एक दूसरे की बाहों में खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। अनिका बड़े ही प्यार से पूछती है, आप बताइए क्या हुआ है आपको। अवनी अपनी आंखें बंद किए हुए ही अनिका को अपने और करीब, अपने और ज़्यादा करीब, उसको अपनी बाहों में और कसते हुए उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, मैं अब किसी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनते ही अनिका की आंखें बड़ी हो जाती है कि क्या क्या मतलब इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराने चला है, लेकिन इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। आप क्या बोलना चाहते हो। आपने कल भी बोला था कि कुछ बातें हैं जो आप मुझे बताना चाहते हो, लेकिन आपने बताया नहीं। अवनी जो है बताना स्टार्ट करती है, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी वाइफ होने के नाते मेरे खानदान से रिलेटेड, मेरे परिवार से रिलेटेड चीज़ें जानने का पूरा तुम्हें हक है। वो बताती है कि सालों पहले क्या क्या हुआ था। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ लोगों ने उसके माता पिता को उसकी बहन और उसके भाई के सामने ही, आंखों के सामने ही हाईवे पर मार दिया था। और उसकी दीदू को वो लोग फोर्सफुली लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और दीदू को वो लोग छोड़कर भाग जाते हैं। उनमें से कई लोगों को तो दी ने ऑलरेडी मार दिया है। और गोवा में एक प्लानिंग के तहत सबको जो बचे हुए थे उनको मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे वो इंसान बच गया, पता नहीं कैसे बच गया। आपने उसे देखा। अनिका पूछती है, हाँ मैंने उसकी आंखों को देखा और उस आंखों से ही मैंने पता लगा लिया कि ये जिंदा है। अच्छा, तो फिर वो दी को मारने के लिए और हमारे खानदान को बर्बाद करने के लिए, हमारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए वो सभी मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही अनिका की आंखों में कुछ तो बदलता है और वो कहती है, तो आप करना क्या चाहते हो। वो अनिका की तरफ देखती है और कहती है, एक वाइफ होने के नाते, इस खानदान की बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है मेरा साथ देना, और मैं चाहती हूँ कि तुम दी का बहुत अच्छे से ध्यान रखो और इन सारी चीज़ों से दूर रखो। दी प्रेग्नेंट है और उनको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, और ना ही दीदी को। हालांकि दीदू से छुपाना इतना आसान नहीं है, उनको पता चली जाएगी, लेकिन जब तक मैं कोशिश कर सकती हूँ करूँगी। और मैं कल ही पूरी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ। मम्मी पापा भी होंगे, यानी कि अनिका के माँ बाप। अनिका कहती है, और आप। अवनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, जान मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पूरी कोशिश करूँगी
सबको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की। इसमें प्रिया दी भी मेरा साथ देंगी और हमारे खुद की आर्मी है, देश है, सभी हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये खतरा सिर्फ हमारे परिवार पर ही नहीं, देश के ऊपर भी है। क्योंकि अगर हमारे परिवार का, हमारे बिजनेस का कुछ भी हुआ ना, तो पूरी की पूरी देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक पूरी एशिया, आधी एशिया कवर करती है हमारी फैमिली। शेयर मार्केट में अगर ऊपर नीचे ज़रा भी कुछ भी हुआ ना, तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा हमारे देश को। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि हमारा फैमिली बर्बाद हो, हमारी बिजनेस बर्बाद हो। तो सभी हमारा साथ देंगे। कल क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो और फैमिली को संभालो, ध्यान रखो। अनिका को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी अब ऐसे मुश्किल हालात में साथ देना तो बनता है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो वो कहती ठीक है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी, पर आप मुझसे वादा कीजिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। अवनी जो है उसके हाथों पर हाथ रखती है और उस पर किस करते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ। ये अवनी कपूर, मिसेस अनिका अवनी कपूर से वादा करती है कि जब तक ये ज़िंदगी है तब तक खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी भाभी माँ के लिए, अपनी पूरी दुनिया जिसमें मेरे लिए लोग मरते हैं, सबके लिए, मेरी फैमिली। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे कुछ ना हो, और ना मैं खुद को होने दूँगी। रिलैक्स रहना, शांत रहना, ठीक है, कुछ नहीं होगा मुझे। अवनी कपूर इतनी कमज़ोर नहीं है, एक फाइटर है जिसको खुद अवनी कपूर ने तैयार किया है, शायद आज के लिए ही। क्या मतलब, तुम्हें पता है ना, जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने बड़े दुश्मन होते हैं। और हमारा तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, अदर कंट्रीज़ में भी दुश्मनों की कमी नहीं है। कब कहाँ से कौन वार कर दे। हम एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कोई जीने नहीं देता है। पापा का सपना देश के लिए काम करना, बिजनेस को इतना आगे लेकर जाना, इतना आगे लेकर जाना कि हमारे देश की गरीबी और जो अनाथ बच्चे, बुजुर्ग, उन सब के लिए कुछ करना। और हम कर भी रहे हैं और आगे करने वाले भी हैं। तो ये पता है नहीं क्या, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, इतने ज़्यादा अच्छे थे ना कि बता नहीं सकते। उनके जैसा इंसान मैंने दोबारा सिर्फ भाभी माँ को देखा, जो हमारे परिवार को जोड़ने के लिए, लेकिन उनके जैसा फिर कोई मिला नहीं। माँ तो क्या ही कहना। पता है उस वक्त मैं बहुत छोटी थी जब माँ बाप चले गए थे। और पापा जब हमारे चारों भाई बहन को लेकर आए थे ना, अमित, अभय, राधिका, दी और रवि दी, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पापा ने कहा कि सबको अडॉप्ट कर लेते हैं। माँ ने बिना किसी सवाल का वो मान गई। दादी माँ ने साथ दिया। सोचो, पढ़ाया लिखाया, सबको अपने पैरों पे खड़े किए, दी ने सब किया। पापा मम्मी तो कुछ समय बाद चले गए थे, लेकिन आज भी उनके बोले हुए हर एक शब्द हमारे कान में गूंजते हैं। उनके हर एक बात हमारे लिए आशीर्वाद और ऑर्डर के समान होते हैं। हमारे पापा की आखिरी निशानी ये कंपनी थी और हमें इसे बहुत आगे तक लेकर जाना था, और हम लेकर गए भी। दीदू दीदू ने खुद को भूल कर इस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक लेकर गई, इतनी ऊंचाई तक जहाँ पर हम लोग खड़े हो जाए ना पूरी दुनिया छोटी लगती है। लेकिन इन सब चक्करों में हमने बहुत ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा, जो हमें मरने का या हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताक लगा कर बैठे हैं, कब मौका मिले और वो हमें मार दें। और जो दुश्मन इस बार आ रहा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लोगों में से एक है जो हमारे माता पिता को मारा था, और उसने बहुत बड़ी टीम बना रखा है, और उनमें हमारे लोग भी साथ दे रहे हैं। और कुछ लोग हमारे ही लोगों में से शामिल हैं, और उन्हें शायद हमारे कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन भी दे चुके होंगे, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी हम तक पहुंचना। इसीलिए मैं सबको यहाँ से हटाने वाली हूँ और एक सेफ़ जगह पर भेजने वाली हूँ।
मैंने कहा हाँ मैं सिलाती, और कहती ठीक है, बस आप अपना ध्यान रखिएगा। अम्मी कहती है तुम चिंता मत करो, इस बार मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरी भाभी माँ बनने वाली है, इस खानदान का वारिस आने वाला है, समझ रही हो ना, इस खानदान का वारिस। दादी माँ का सपना पूरा होने वाला है। दादी माँ होती तो कितना अच्छा होता, बच्चों के साथ खेलती, बच्चे उनकी बाहों में, उनके इर्द गिर्द। तो नहीं पता नहीं क्या, दादी माँ चाहती थी एक बच्चा हो घर में जब दीदू की शादी हुई थी तो, लेकिन दीदू इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देती थी, बस काम 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 और काम। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे वहीं से देख रहे होंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। ये बोलकर वो उसके सीने से लग जाती है, और दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए, और हाँ नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें, ताकि आने वाले एपिसोड आपको जल्दी मिल जाएं।